formation of valence band and conduction band। तो यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे कि आपके पास वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ना। बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। आपको मज़ा आने वाला है कि आपके पास किस तरीके से वैलेंस बैंड आपके पास फॉर्म्ड हुआ है, किस तरीके से कंडक्शन बैंड होता क्या है, वो तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ एक आइसोलेटेड एटम। अच्छा, इससे पहले एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो आपके पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं या जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं सॉलिड के फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो भी बातें हो रही हैं ये आपके पास सॉलिड के लिए हो रही हैं ना, सॉलिड के लिए हो रही हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक आइसोलेटेड एटम लिया हुआ है ना, सिलिकॉन का एक आइसोलेटेड एटम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आइसोलेटेड मतलब एक इकलौता एटम, मतलब उसके आसपास कोई भी एटम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो केवल इकलौता एटम है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 284, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो एक ये आपके पास एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को आप पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, इसलिए यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन के साथ न्यूक्लियस को डिनोट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास ये ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, ये आपके पास ऑर्बिट्स होती हैं। और इसी ऑर्बिट में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट में आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व होते रहते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, है ना, तो यहाँ से अच्छा एक बात और, यहाँ पे अगर हम बात करें इन ऑर्बिट्स की या इन शेल्स की तो इनको नाम दिया जाता है KLMN सो ऑन, या इन्हीं को n = 1, n = 2, n = 3, इस तरीके से। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो 2n² रूल से फिल किए जाते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपके पास 2n² रूल, ये क्या होता है? यहाँ पे अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें तो आपके पास जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं वो 8 हो सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो n = 1, मतलब इस वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर, तो ये इसका मतलब है 2। तो यहाँ पे आपके पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपके पास देखिए 2 × 2 का होल स्क्वायर, मतलब सेकेंड वाले ऑर्बिट में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आउटर मोस्ट शेल है या n = 3 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं, 8। तो इसका मतलब यहाँ पे बचे कितने हैं, 4। तो जो आपके पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं वो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल होती है ना, ये जो आउटर मोस्ट शेल होती है इसी शेल को कहा जाता है वैलेंस शेल, है ना, इसी शेल को कहा जाता है वैलेंस शेल, है ना। ये आपके पास इसी को वैलेंस शेल कहा जाता है। और इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये देखिए ये जितने भी आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट हैं, ये देखिए यहाँ पे जितने भी ये आपके पास इलेक्ट्रॉन ये आपके पास चारों प्रेजेंट हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। इनको आप बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब
सर यहाँ पे वैलेंस का क्या मतलब होता है, इनको वैलेंस शेल क्यों कहा जाता है या इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है, पहले वो समझिए। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा और कंसेप्ट देखिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास यहाँ पे ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व हो रहे हैं वो आपके पास उनके पास कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होगी और वो पर्टिकुलर एनर्जी के साथ वो अपने पर्टिकुलर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आपके पास रिवॉल्व होते रहते हैं, इसीलिए इन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। ये देखिए इन ऑर्बिट्स को ही एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करें तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हैं जो रिवॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव है तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स यहाँ पे आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो F इज इक्वल टू ये होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, R जो होता है R दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि आपके पास जो F होगा वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के। तो यार यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। लेट अस सपोज ये R1 है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये आपके पास R1 है तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स पे वो लेट अस सपोज आपके पास क्या लग रहा होगा F1 है ना, वो आपके पास देखिए लग रहा होगा F1। नेक्स्ट अगर यहीं पे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो L वाली शेल है, यहाँ पे देखिए यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस है आपके पास न्यूक्लियस और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है R2। तो R2 की जो डिस्टेंस है वो R1 से क्या है ज़्यादा है। ये देखिए ये आपके पास R1 से क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। इसका मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉनों पे इसका जो न्यूक्लियस होगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इससे क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब F1 ग्रेटर देन क्या होगा, F2। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो अब आपके पास ये देखिए यहाँ से यहाँ पे जो आपके पास ये आउटर मोस्ट शेल यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉनों की वो क्या है R3। अगर ये R3 है तो बताइए यहाँ पे आपके पास इनकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू R2 R1। तो यहाँ से देखिए ये R3 बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉनों पे लग रहा होगा वो आपके पास क्या होगा, बहुत कम होगा, है ना, ये बहुत कम होगा। अब थोड़ा सा समझिए कि वैलेंस क्या होता है। ये आपके पास इसको वैलेंस शेल क्यों कहते हैं या इन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं वो ज़रा समझिए। यहाँ पे जो वैलेंस टर्म होता है वो इंडिकेट करता है, देखिए ध्यान से समझेंगे, ये जो वैलेंस टर्म होता है ये इंडिकेट करता है कि इस सेल में, है ना, इस पर्टिकुलर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं इनको बाहर निकालने के लिए सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इनको बाहर निकालने के लिए आपको सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की ज़रूरत होगी, इनको निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो वैलेंस टर्म है यही इंडिकेट करता है कि इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इनको बाहर निकालने के लिए सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये देखिए यहाँ पे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लग रहा है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू इनर वन। इसका मतलब एक बात हम लोग और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कह सकते हैं कि जो आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन या केमिकल रिएक्शन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो आज से आपका जवाब होगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना सबसे आसान होता है ना, सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। तो एक नोट में यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे हम लोग कि फॉर केमिकल रिएक्शन, है ना, यहाँ पे नोट में एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नोट में एक पॉइंट लिखेंगे फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन and bond formation, valence electrons are used,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड मतलब जितना भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या तो आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा, हर जगह आपके पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं NaCl है ना, NaCl ले लीजिए है ना, NaCl अगर NaCl की बात करें तो आपके पास सोडियम देखिए 11 होता है और ये आपके पास इसका एटॉमिक नंबर 17। तो यहाँ से आपके पास देखिए अगर इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281 तो इसका मतलब 1 आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात करें तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 287। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डेफिशिएंसी है, तो यहाँ से ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास देखिए एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये अपना सेक्रीफाइस कर देता है या उसको आपके पास डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। अगर NaCl बनाना है आपके पास तो ये देखिए यहाँ पे चाहे आप आयनिक बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए भी देखिए आपके पास यही आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे आपके पास यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बात की जाए या केमिकल रिएक्शन के लिए बात की जाए तो आपके पास यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं या यूज होते हैं। क्लियर है? वैलेंस फॉर केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करें कि अब आपके पास देखिए इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये देखिए जैसे जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से आप दूर जाते जाएंगे मतलब न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी लेवल आपके पास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा है ना। एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाता है -13.6 Z²/m। तो यहाँ से आपके पास जितना आप यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे आपके पास ये देखिए जितना इधर की तरफ जाते जाएंगे एनर्जी लेवल आपके पास बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम की है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो देखिए अगर अपन एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट होता है ये आपके पास देखिए ये आपके पास एनर्जी है ना, एनर्जी है। एनर्जी किस में मेजर की जाती है, एनर्जी लेवल किस में मेजर की जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे एनर्जी सबसे कम होगी, ये देखिए इस वाले शेल की एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का लेवल आपके पास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से अगर अपन देखें तो आपके पास n = 1 वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ये देखिए n = 1। n = 2 वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ये देखिए n = 2। n = 3 वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ये देखिए n = 3। तो इसका मतलब ये देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आपके पास लगातार इस तरीके से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये आपके पास हुआ एनर्जी लेवल डायग्राम है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम की बात हुई। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसका मतलब सर अभी भी बैंड नहीं बना है ना, अभी क्लस्टर ऑफ एनर्जी जैसा कुछ बात यहाँ पे नहीं हुई है, मतलब अभी बैंड नहीं बना है। इसका मतलब अगर जब भी हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करते हैं तो इसका मतलब हम एक आइसोलेटेड एटम की बात नहीं करते हैं, हम लोग एक लैटिस की बात करते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ एटम्स आपके पास एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे एक लैटिस बनानी है या कुछ भी अगर यहाँ पे हमें फॉर्म करना है तो मुझे केवल न्यूक्लियस और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की ही केवल ज़रूरत होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि न्यूक्लियस से पता चलेगा कि हाँ किसका लैटिस है, मतलब कौन से एटम्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही केवल केमिकल रिएक्शन या बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ से केवल दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, वो क्या, एक न्यूक्लियस और दूसरा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अब एक लैटिस की है ना, एक लैटिस की। सभी कुछ आपके पास एक लैटिस के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग एक सिलिकॉन लैटिस की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग एक सिलिकॉन मटेरियल की बात कर रहे हैं या सिलिकॉन लैटिस की बात करेंगे है ना। यहाँ पे हम लोग एक सिलिकॉन लैटिस की बात कर रहे हैं, एक सिलिकॉन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यार एक बात बताइए, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो वहाँ पे आपके पास और सारे जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, मतलब सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो सिलिकॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में, अभी हम लोगों ने देखा, ये देखिए जो आपके पास सिलिकॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसको इनर्ट होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी, 4। तो यहाँ पे देखिए 4
आपके पास कोई भी एटम इस तरीके से डायरेक्टली तो दे नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि इनको क्या करनी पड़ेगी, शेयरिंग करनी पड़ेगी। और अगर शेयरिंग करनी पड़ेगी तो देखिए जो आपके पास इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे आप कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास एक सेमीकंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर के अंदर जो बॉन्डिंग फोर्स आएगी वो आपके पास कौन से बॉन्ड के थ्रू आएगी, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू आएगी। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बना वो हम लोगों ने अभी देख लिया कि यहाँ पे केवल और केवल कोवैलेंट बॉन्डिंग ही पॉसिबल है। चलिए देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लैटिस की ज़रा बात कर लें। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन यहाँ पे लैटिस की बात करें, ये देखिए हम लोग यहाँ पे अब सिलिकॉन लैटिस की बात कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे हम लोग एक सिलिकॉन लैटिस की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास देखिए हमें केवल दो चीज़ों की ज़रूरत है, अभी हम लोगों ने समझा, एक न्यूक्लियस और दूसरा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये देखिए सिलिकॉन और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लैटिस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपके पास मिलियंस ऑफ एटम, अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास पेन है ये भी आपके पास मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये देखिए एक आपके पास यहाँ पे मिलियंस ऑफ आपके पास सिलिकॉन एटम है और हमें केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपके पास ये देखिए सिलिकॉन का न्यूक्लियस और दूसरा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, क्योंकि सर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन में आपके पास है ना बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास ये लैटिस एक बना लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये आपके पास एक लैटिस हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। तो ये केवल और केवल देखिए हमें केवल चल। तो यहाँ से देखिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि सभी अपने आप को इनर्ट करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास हो रहा है। चल तो यहाँ पे ये देखिए शेयरिंग हो रही है। तो ये आपके पास देखिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू आपके पास ये एक दूसरे से इस तरीके से एसोसिएटेड है। ये देखिए ये आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से इस तरीके से आपके पास एसोसिएटेड है। तो ये आप आई होप आज आपको समझ में आएगा कि ये आपके पास ये फूल पत्ती क्यों इस तरीके से बनाई जाती है। आप लोग जो अपने बुक्स में देखते हैं तो आज आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों बनाया जाता है। क्योंकि हम लोग एक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं और जब भी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं हम एक सॉलिड की बात करते हैं, एक लैटिस की बात करते हैं। मतलब वहाँ पे मिलियंस ऑफ एटम्स आपके पास एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। कौन से बॉन्ड के थ्रू, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो सर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। या आपसे एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बॉन्डिंग फोर्स आता है सेमीकंडक्टर में वो कौन से बॉन्ड के थ्रू आता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू आता है। क्यों बनता है वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक सिलिकॉन की लैटिस है। तो पहले क्या था, पहले केवल और केवल देखिए पहले अगर हम यहाँ पे बात करें जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, पहले ये आपके पास ये देखिए ये सिलिकॉन का एक एटम था, है ना। एक आइसोलेटेड एटम यहाँ पे प्रेजेंट था और इन इलेक्ट्रॉन्स पे, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे केवल और केवल इसका खुद का न्यूक्लियस ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा था। लेकिन अगर अब हम यहाँ पे जब लैटिस की बात कर रहे हैं तो लेट सपोज ये वाला सिलिकॉन एटम आपके पास है। तो यहाँ पे अब बताइए इसके आसपास खूब ढेर सारे इस तरीके के सिलिकॉन के एटम्स हैं। तो बताइए क्या अब भी ये आपके पास जितने भी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ये आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या अब भी इन पे केवल इनका खुद का न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा क्या? नहीं। अब जो सराउंडिंग में भी आपके पास इसके जो न्यूक्लियस हैं वो भी आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे। जो सराउंडिंग में ढेर सारे आपके पास मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके की चीज़ें लगा रहे होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास ये देखिए यहाँ पे अब एनर्जी का शिफ्ट होने लगेगा। ये देखिए यहाँ पे आपके पास अगर खूब ढेर सारे यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एटम्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे तो अब यहाँ पे ये जितने भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, अब यहाँ पे देखिए इनके खुद का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही रहा होगा, लेकिन आसपास के जो एटम्स हैं उनका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा होगा। तो
उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी का क्या होने लगेगा, शिफ्ट होने लगेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का शिफ्ट होने लगेगा, मतलब हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाए, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाए। इसी तरीके से अगर उस सिलिकॉन एटम, अगर उस सिलिकॉन लैटिस में अगर मिलियंस ऑफ आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो मिलियंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में थोड़ा बहुत शिफ्ट ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। मतलब एनर्जी का एक क्लस्टर बनेगा, है ना, मतलब एनर्जी का एक क्लस्टर बनेगा, मतलब जितने भी वैलेंस शेल हैं उनके शेल की एनर्जी का क्या होगा, एक क्लस्टर बनेगा। और उसी क्लस्टर को आप कौन से एनर्जी शेल से मिलके बन रहा है, किस एनर्जी शेल के क्लस्टर से मिलके बन रहा है, ये देखिए वैलेंस के उससे मिलके बन रहा है, और इसीलिए इसे बोला जाता है वैलेंस बैंड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे बात करूँगा एनर्जी बैंड डायग्राम की, है ना, एनर्जी बैंड डायग्राम। ये देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करूँगा। और अगर एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास एनर्जी लेवल है ना, ये आपके पास एनर्जी है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं एनर्जी। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चल तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एनर्जी का थोड़ा बहुत शिफ्ट देखने को मिलेगा, है ना। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आपके पास देखिए सराउंडिंग में, ये देखिए सराउंडिंग में खूब ढेर सारे एटम्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में थोड़ा बहुत शिफ्ट देखने को मिलेगा। मतलब इस शेल में की एनर्जी में थोड़ा बहुत शिफ्ट देखने को मिलेगा, और उन्हीं से हम एक क्लस्टर एनर्जी का बनाएंगे, और उसी एनर्जी के क्लस्टर को, ये देखिए उसी एनर्जी के क्लस्टर को आप क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। ये देखिए उसी एनर्जी के क्लस्टर को आप बोलते हैं वैलेंस बैंड, है ना, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, है ना, उसी एनर्जी के क्लस्टर को आप बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो वैलेंस बैंड है, इसमें आपके पास खूब ढेर सारे आपके पास वैलेंस शेल, जो आपके पास अगर एक लैटिस है तो उसमें मिलियंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो जो मिलियंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो मिलियंस ऑफ वैलेंस शेल में आपके पास रह रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे खूब ढेर सारे आपके पास वैलेंस शेल की एनर्जी का क्लस्टर यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वैलेंस शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो बताइए आपके पास यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके पास खूब ढेर सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यार यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी देता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे खूब ढेर सारे आपके पास इस तरीके से एम्प्टी सेल्स भी आपके पास प्रेजेंट होंगे। और अगर ये एम्प्टी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, एक एटम में अगर इस तरीके से खूब ढेर सारे आपके पास एम्प्टी सेल्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब अगर एक लैटिस की बात करें तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ एटम्स आपके पास एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो इसका मतलब है वहाँ पे मिलियंस ऑफ इस तरीके के एम्प्टी सेल्स होंगे, और उन मिलियंस ऑफ एम्प्टी सेल्स की एनर्जी का हम लोग एक क्लस्टर बनाएंगे, और उस क्लस्टर को ही आप क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। उस क्लस्टर को ही बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो यार एक बात बताइए, वो जो कंडक्शन बैंड बनेगा वो वैलेंस बैंड के ऊपर बनेगा या वैलेंस बैंड के नीचे? अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे आप इससे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। तो बताइए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए, यहाँ पे इसकी जो एम्प्टी सेल्स हैं इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वैलेंस बैंड के कहाँ पे बनेगा, ऊपर बनेगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास जितने भी एम्प्टी सेल्स की एनर्जी है उनका क्लस्टर बनाएंगे, और इस क्लस्टर को, ये देखिए इस क्लस्टर को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। ये देखिए इस क्लस्टर को हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक एटम, ये देखिए आपके पास वैलेंस शेल और इस एम्प्टी शेल्स के बीच में आपके पास एक गैप प्रेजेंट हो रहा है ना, एक गैप प्रेजेंट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एक एटम की जब बात कर रहे हैं तो एक गैप है। अगर हम मिलियंस ऑफ अगर इस तरीके के सिलिकॉन एटम्स की बात करें तो वहाँ पे आपके पास वहाँ पे भी इस तरीके की गैप की एनर्जी में आपके पास डेविएशन देखने को मिलेगा। और ये जो डेविएशन होता है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों बैंड के बीच में एक आपके पास गैप प्रेजेंट होगा, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप प्रेजेंट होगा, एक एनर्जी का गैप प्रेजेंट होगा। और उसी गैप को देखिए, उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये देखिए इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना, इसी को बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप है ना, इसी को बोलते हैं फॉरबिडन गैप है ना, फॉरबिडन गैप। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो बताइए क्या यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से निकला है तो यहाँ पे अगर जाना है उसको, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की इसके पास एनर्जी होगी तभी तो वो यहाँ तक पहुँच पाएगा। क्या बीच में कहीं पे रुक सकता है? नहीं रुक सकता है सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब है कि इस फॉरबिडन गैप में, इस फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई भी अलाउबल एनर्जी लेवल प्रेजेंट नहीं होता है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई भी अलाउबल एनर्जी लेवल प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब यहाँ से अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो डायरेक्ट या तो कंडक्शन बैंड में जाएंगे या वापस से नीचे गिर जाएंगे, बीच में कहीं पे वो रुक नहीं सकते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आपके पास वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन किस तरीके का हुआ, ये आपके पास फॉरबिडन एनर्जी गैप का फॉर्मेशन किस तरीके का हुआ, वैलेंस बैंड में क्या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम वैलेंस बैंड की बात करें तो आपके पास इस बैंड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी का क्लस्टर है, वैलेंस शेल की एनर्जी का क्लस्टर है। जो वहाँ पे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी में जो डेविएशन आया था उनकी एनर्जी का क्लस्टर है। इसका मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड में। और जितने भी यहाँ से हायर एनर्जी लेवल्स हैं, हायर एनर्जी लेवल्स का जो क्लस्टर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे आप एनर्जी देंगे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपके पास केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज में लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी देंगे वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेगा वो अपने से हायर एनर्जी लेवल्स में जाना चाहेगा और उसके हायर एनर्जी लेवल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, कंडक्शन बैंड में आपके पास प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है वो कहाँ पे जाना पसंद करेगा, कंडक्शन में। उसका केवल और केवल एक ही ठिकाना है और वो कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। क्यों सर? क्योंकि जितने भी हायर एनर्जी लेवल्स का जो भी आपके पास उसका एनर्जी का डेविएशन ऑफ एनर्जी का जो क्लस्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में। तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग कुछ और नोट में पॉइंट लिख लेते हैं, है ना, कुछ नोट में और यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। bonding force in semiconductor comes due to covalent bond। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वैलेंस बैंड की, कि वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड क्या होगा यार, यहाँ पे वैलेंस बैंड होगा, वैलेंस इज द बैंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल valence band is the band of electron orbitals, valence band is the band of electron orbital which in which electron are jump out or moving into, या from which, ऐसे लिख लीजिए, from which
electrons are jump out or moving into conduction band when excited. मतलब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे एक्साइटेड का मतलब है कि यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे एनर्जी देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो यहाँ से आपके पास उस एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और एब्जॉर्व करने के बाद अपने से हायर एनर्जी लेवल्स में जाना चाहेंगे, मतलब अपने से हायर एनर्जी। तो इसका मतलब वो कहाँ पे चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। तो आपके पास ये क्या है? ये आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं, है ना, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं। चलिए, तो ये तो बात थी आपके पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग समराइज फॉर्म में थोड़ा सा कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखना पसंद करेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आपके पास देखिए, ठीक है, अगर आपके पास वैलेंस किसी भी एटम में, है ना, यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी एटम में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं, जैसे अभी यहाँ पे देखिए, ये आपके पास यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। तो अगर किसी भी एटम में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं तो उन्हें कैसा एटम कहते हैं? टेट्रावैलेंट, है ना, उन्हें आप बोलते हैं टेट्रावैलेंट एटम, है ना, उन्हें कहते हैं टेट्रावैलेंट एटम, है ना, उन्हें टेट्रावैलेंट एटम कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर आपके पास किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? पेंटावैलेंट, है ना, पेंटावैलेंट एटम, पेंटावैलेंट एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आपको मैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं वहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की बात करूँगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपके पास हम ऐसे एटम्स वहाँ पे डाल रहे हैं या ऐसे एटम्स वहाँ पे लगा रहे हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए उसे पेंटावैलेंट बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए आपके पास आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, अगर आपके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आपके पास कैसा एटम होगा? ट्राईवैलेंट, है ना, वो आपके पास ट्राईवैलेंट एटम होगा, है ना, ट्राईवैलेंट एटम आपके पास होगा, है ना। तो हम लोगों ने ये सीखा कि आपके पास वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है ना। इसके अलावा हम लोगों ने ये सीखा कि आपके पास अगर एक सेमीकंडक्टर की बात करें तो आपके पास वहाँ पे जो बॉन्डिंग फोर्स आता है या एक दूसरे से जो वो जुड़े रहते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। क्यों जुड़े रहते हैं, वो तमाम बातें हम लोगों ने सीख लिया है कि आपके पास वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड में क्या होता है ना। अगर हम बात करें तो हम लोग जब भी एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करते हैं तो हमेशा लैटिस की बात करते हैं, ना कि एक सिंगल एटम की बात करते हैं। तो इसका मतलब थ्रू आउट लेक्चर या थ्रू आउट इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो आप लैटिस की बात करेंगे, ना कि एक सिंगल एटम की बात करेंगे, मतलब हमेशा लैटिस की बात होगी। अगर लैटिस की बात होगी तो इसका मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात होगी। कैसे बना, यहाँ पे आपके पास वैलेंस बैंड में क्या प्रेजेंट होता है, वो तमाम बातें अब आप सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.